हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारी 11वीं क्लास की बुक भूगोल के मूल सिद्धांत में हमारा 8वां चैप्टर चलेगा, जिसका नाम है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। वायुमंडल का संगठन तथा संरचना, जिसमें हम वायुमंडल के बारे में बात करेंगे आज। तो देखिए बच्चों, क्या कोई व्यक्ति वायु के बिना रह सकता है? हम लोग दिन में 2-3 बार भोजन करते हैं तथा कई बार पानी पीते हैं, लेकिन सांस लगाओ हम प्रत्येक सेकंड लेते रहते हैं। जीवित रहने के लिए वायु सभी जीवों के लिए आवश्यक है। मनुष्य जैसे कुछ जीव बिना भोजन और पानी के लिए कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना कुछ मिनट भी जीवित रहना असंभव होता है, यानी संभव नहीं होता। यही कारण है कि हमें वायुमंडल का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है और ये पृथ्वी को चारों ओर से ढके हुए हैं। इसमें मनुष्यों और जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे कि ऑक्सीजन तथा पौधों के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। हमारे समस्त वायुमंडल में वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है तथा इसके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। यानी जो वायुमंडल है, इसके जो कुल द्रव्यमान का मतलब होता है, इसकी कुल मात्रा का जो 99% जो है हमारी पृथ्वी के 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। वायु जो होती है वो रंगहीन एवं गंधहीन होती है। जब यह पवन की तरह बहती है तब हम इसे महसूस कर सकते हैं। तो बच्चों, हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वायु का हमारे वायुमंडल में बहुत महत्व है। अब हम बात करेंगे वायुमंडल का संगठन, कि वायुमंडल जो बना है वो किस तरीके से बना हुआ है। तो देखिए बच्चों, वायुमंडल गैसों, जलवाष्प एवं धूल कणों से बना है। यानी विभिन्न प्रकार की इसमें गैसें हैं। जलवाष्प यानी जो भाप बोलते हैं उसको, एवं धूल के कण जो हमें दिखाई देते हैं, उनसे बना है। सारणी 8.1 में हवा में उपस्थित उन गैसों का जो विवरण है जो वायुमंडल के निचले भाग में पाई जाती हैं। वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात इस प्रकार बदलता है, जैसे कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है? नगण्य हो जाती है। यानी हमारी धरातल से 120 किलोमीटर की ऊंचाई अंतरिक्ष की ओर पर जो हमारी ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में, वो नगण्य हो जाती है। इसी प्रकार जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों गैसों की। कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। इससे पहले देखिए हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। 8.1 वायुमंडल की स्थायी गैसें, सबसे पहले सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, N2 जो 78.8% है। दूसरी ऑक्सीजन O2 जिसका लगभग 21% मानते हैं हम, 20.95। तीसरी है ऑर्गन 0.93%। CO2 चौथी है 0.036%। नियॉन 0.002%। हीलियम 0.0005%। क्रिप्टॉन 0.001%। जिनॉन 0.00009%। और लास्ट में आती है हाइड्रोजन, जिसे H2 से प्रदर्शित करते हैं, जिसका सबसे कम है जो 0.00005%। तो हम देख सकते हैं ये जो ऊपर की जो प्रमुख गैसें हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन। तो देखिए CO2 महत्वपूर्ण गैस है क्योंकि ये सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है। सौर विकिरण का मतलब होता है जो सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं उनके लिए वो पारदर्शी है, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। यानी सूर्य से आने वाली धरातल की ओर किरणें, उनके लिए तो ये पारदर्शी, लेकिन पृथ्वी से टकरा करके वापस जाने वाली उनको वो जाने नहीं देती है। यह सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेती है तथा इसके कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंबित कर देती है, वापस पहुंचा देती है।
यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है CO2। दूसरी गैसों का आयतन स्थिर है, जबकि पिछले कुछ दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों को जलाए जाने के कारण जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि को जलाए जाने के कारण CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है। CO2 बढ़ रही है। इसने हवा के तापमान को भी बढ़ा दिया है। जो हवा का तापमान है उसको भी बढ़ा दिया है। ओजोन वायुमंडल का दूसरा प्रमुख घटक है जो पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में पाया जाता है। ओजोन यह एक फिल्टर की तरह कार्य करता है। ओजोन परत तथा सूर्य से निकलने वाली जो परावैंगनी किरणें होती हैं उनको अवशोषित करके उनको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। अल्ट्रावायलेट जिसे कहते हैं, परावैंगनी खतरनाक किरणें होती है जिससे त्वचा कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वायुमंडल में ओजोन की अनुपस्थिति से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे ऊपर इतना प्रभाव पड़ता है कि अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, परावैंगनी किरणें, उनके कारण पृथ्वी पर जीवन अस्त व्यस्त हो जाता, प्रकृति नष्ट हो जाती, आग लग जाती और मानव जीवन संभव नहीं हो पाता। इसके बाद देखिए प्रमुख गैसों के बाद में अब आता है जलवाष्प। जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ में क्या होती है, घटती जाती है। गर्म में आर्द्र उष्णकटिबंध में यह हवा के आयतन का 4% होती है। गर्म तथा आर्द्र उष्ण यानी गर्म कटिबंध में यह जो हवा के आयतन का होता है वो 4% होती है, जबकि ध्रुवों में ये ठंडे तथा रेगिस्तानों में जैसे शुष्क प्रदेशों में यह हवा के आयतन के 1% भाग से भी कम होती है। विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ जलवाष्प की जो मात्रा है वो कम होती जाती है। कहने का मतलब भूमध्य रेखा के आसपास जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ चलते हैं इसकी जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। ये सूर्य से निकलने वाली ताप के कुछ भाग को क्या करती है, एब्जॉर्व करती है, अवशोषित कर लेती है तथा पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित इकट्ठा करती है, जो जलवाष्प होती है। और जलवाष्प को हम बादल भी कह सकते हैं बच्चों। जलवाष्पों का इकट्ठा होना ही बादल कहलाता है। इस प्रकार यह एक कंबल की तरह कार्य करती है। यह पृथ्वी को ना तो अत्यधिक गर्म और ना ही अत्यधिक ठंडा होने देती है। जलवाष्प वायु को स्थिर और अस्थिर होने से भी योगदान देती है। इसके बाद में आता है धूलकण। आपने देखा होगा सूर्य की जो किरणें होती हैं उनके मध्य में बीच में धूल के कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो देखिए वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कणों को भी रखने की क्षमता होती है वायुमंडल में। ये छोटे छोटे कण विभिन्न स्रोतों जैसे कि समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की कालिमा, राख, पराग, धूल तथा उल्काओं के टूटे हुए कण से निकलते हैं। धूल कण प्राय वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं, यानी जो पृथ्वी की सतह के पास है। फिर भी संवहनीय वायु प्रवाह इन्हें काफ़ी ऊंचाई तक ले जाता है। संवहनीय का मतलब होता है वायु का धरातल से अंतरिक्ष की ओर प्रवाहित होना। धूल कणों का सबसे अधिक जमाव जो है वो उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है, जो विषुवत यानी भूमध्य और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में यह अधिक मात्रा में होते हैं। उपोष्ण यानी बीच वाला क्षेत्र। धूल और नमक के कण आर्द्रता ग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करती है। मेघ यानी बादलों का निर्माण करती है। इसके बाद देखिए बच्चों वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना कि वायुमंडल किस तरीके से बना हुआ है, इसकी संरचना क्या है कि देखिए वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है। हमारी पृथ्वी पर पृथ्वी की सतह के पास घनत्व वायुमंडल का अधिक होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ ये घटता जाता है वायु का घनत्व। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 विभिन्न स्तरों में बांटा गया है, जो कि क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल और वायुमंडल। क्षोभमंडल देखिए, क्षोभमंडल वायुमंडल का सबसे नीचे का स्तर है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है तथा यह ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर। कहने का मतलब जो क्षोभमंडल है हमारी पृथ्वी के धरातल से लगा हुआ है, नीचे वाला मंडल, जिसकी ऊंचाई हमारी पृथ्वी से लगभग 13 किलोमीटर है औसत ऊंचाई बात करें। लेकिन हमारी पृथ्वी के सभी स्थानों पर इसकी ऊंचाई एक जैसी नहीं होती है। यह ध्रुवों के पास तो इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर मानी गई है
और भूमध्य रेखा से इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर मानी गई है। की ऊंचाई तक है। क्षोभमंडल की मोटाई भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक है, क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है। वायु जब ऊपर उठती है तेज हवा से, तो वहाँ तक इसका संवहन हो जाता है, तो 13 किलोमीटर इसकी पाई जाती है। इस स्तर में धूलकण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं। क्षोभमंडल में धूलकण व जलवाष्प मौजूद होते हैं। मौसम में परिवर्तन इसी संस्तर में होता है, यानी इसी परत में होता है। इस परत में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री से घटता जाता है। जैविक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्तर यानी परत है। क्षोभमंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। यानी क्षोभमंडल के बाद में समताप मंडल आता है, तो उसके बीच में जो सीमा होती है उसे क्षोभ सीमा कहते हैं। भूमध्य वृत्त यानी विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का जो तापमान है वो -80 डिग्री से और ध्रुव के ऊपर -45 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। समताप मंडल इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। समताप मंडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। यह परत परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र तथा हानिकारक तत्वों से बचाती है। इसके बाद देखिए बच्चों मध्यमंडल, इसको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।